नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेस फतेहपुर में। हमारी जो कक्षाएं जो चल रही हैं वो राजस्थान के इतिहास में चल रही है। राजस्थान के इतिहास में पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सोमेश्वर चौहान, अजमेर के जो चौहान वंशों में सोमेश्वर चौहान के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में कुछ चौहान वंश की कुछ बातें छूट गई थी। सोमेश्वर चौहान जो है इसका शासनकाल 1169 से 77 ईस्वी तक का शासनकाल है। सोमेश्वर चौहान का बहुत लंबा चौड़ा कोई इतिहास नहीं है। सोमेश्वर चौहान ने और 1177 ईस्वी के अंदर आबू का शासक था जैतर सिंह। उस जैतर सिंह की सहायता करने के लिए गया था, क्योंकि जैतर सिंह की पुत्री थी इच्छिनी कुमारी नामक। इच्छिनी कुमारी जैतर सिंह की पुत्री थी और जैतर सिंह की पुत्री इच्छिनी कुमारी से गुजरात का शासक भीमदेव सेकंड जो है ये विवाह करना चाहता था। और इच्छिनी कुमारी से विवाह करने के लिए भीमदेव ने जैतर सिंह के ऊपर दबाव बनाया। जैतर सिंह ने सोमेश्वर चौहान से सहायता मांगी। सोमेश्वर चौहान जैतर सिंह की सहायता करने के लिए गया और आबू में भीमदेव सेकंड ने क्या किया, इसने और सोमेश्वर चौहान की हत्या की। इस प्रकार से सोमेश्वर चौहान मारा गया। सोमेश्वर चौहान मारा गया। सोमेश्वर की रानी जो थी, इस रानी का नाम था कर्पूरी देवी। ये कर्पूरी देवी दिल्ली के जो वास्तविक संस्थापक जो थे, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की ये पुत्री थी। और कर्पूरी देवी और सोमेश्वर चौहान का पुत्र था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये सोमेश्वर चौहान का पुत्र था, जिसका जन्म 1166 ईस्वी के अंदर अनहिलवाड़ा जो गुजरात के अंदर है वहां इसका जन्म हुआ था। अब पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान की मां का नाम कर्पूरी देवी था और सोमेश्वर चौहान इसका पिता था। 1177 ईस्वी में जब सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई, उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय मात्र 11 वर्ष की उम्र थी उसकी। मात्र 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये शासक बनता है और शासन की वास्तविक शक्ति कर्पूरी देवी है ये अपने हाथों में रखती है। कर्पूरी देवी ने अपनी सूझबूझ से पूरे शासन की शक्तियों को अपने हाथ में रखा और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से और इसको गद्दी पे बिठाया, जिसके संरक्षक कदमवास और भुवनमल। कदमवास और भुवनमल ये दोनों सोमेश्वर चौहान के दरबार में रहते थे। इन दोनों का सबसे बड़ा योगदान है। कदमवास है ये तो उसका मंत्री अर्थात जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं उसका मुखिया यही था। और भुवनमल जो है ये इनका सेनापति था। तो ये जो कदमवास और भुवनमल है, इसने पृथ्वीराज चौहान की बाल्यावस्था की वजह से और इसने सबसे ज्यादा संरक्षण दिया इसको, तब जाकर के पृथ्वीराज चौहान है ये शासन करने के लिए योग्य हुआ था। अब आगे हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इसी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बनता है 1177 ईस्वी में और वास्तविक शक्ति हाथ में रहती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका शासनकाल आप याद रखना
1177 से 1192 ईस्वी तक का है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहान वंश के शासकों में अंतिम और सबसे महान शासक था। इसके पूरी डिटेल्स को हम छोटी छोटी 2 कक्षाओं में पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से पृथ्वीराज चौहान की जो सुंदर इतिहास है वो हम पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी में शासक बनता है, जिसको इतिहास में दलपुंगल के नाम से प्रसिद्ध है। ये महत्वपूर्ण शब्द है, दलपुंगल याद रखना। दलपुंगल अर्थात विश्व विजेता। विश्व विजेता दलपुंगल। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न आया है, किस शासक को दलपुंगल कहा गया है? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको दलपुंगल कहा गया है। एक नाम और लिखता हूं मैं, राय पिथौरा। ये भी महत्वपूर्ण नाम है। राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जो राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध था। अब ये शासक बना, मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासक बना। शासक बनते ही और इसने अपने आप को चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ पाया, कि चारों ओर से बहुत सारे जो शत्रु थे उनको घेर रखा था। महत्वपूर्ण सबसे पहला संकट उसके सामने क्या आया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चाचा था अपर गांगे। क्या नाम था? अपर गांगे। अपर गांगे ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को चौहान वंश का वास्तविक शासक स्वीकार नहीं किया कि ये नहीं है, और अपर गांगे ने विद्रोह कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसके ऊपर आक्रमण करके अपर गांगे है इसको परास्त कर दिया और अपर गांगे की हत्या कर दी। तो सबसे पहली समस्या एक तो ये मिट गई। दूसरा, अपर गांगे का एक दूसरा भाई और इसका चाचा ही था, जिसका नाम था नागार्जुन। अब जब एक चाचा अपर गांगे है, अपर गांगे को परास्त किया, तो नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। तो नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया और नागार्जुन ने गुड़गांव के ऊपर अधिकार कर लिया। गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। तब 1178 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने और नागार्जुन पर आक्रमण किया। कहते हैं 1178 में ये गुड़गांव का युद्ध हुआ। उस गुड़गांव के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने नागार्जुन को परास्त किया। अब नागार्जुन से भी इसकी समस्या दूर हो गई। अब देखो आगे कौन कौन सी समस्याएं और आती हैं। पृथ्वीराज ने नागार्जुन और अपर गांगे अपने दोनों चाचाओं को परास्त करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। अर्थात अपने पड़ोसी जितने भी जो शासक थे उन शासकों को, पड़ोसी रियासतों को जीत करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। सबसे पहले भंडानकों का दमन। देखो याद रखना, भंडानकों का दमन। भंडानकों का दमन 1182 ईस्वी में। महत्वपूर्ण बात है। ये भंडानक कौन थे? ये भंडानक एक सतलज प्रदेश से आने वाली, अर्थात सतलज नदी के आसपास से रहने वाली और एक खानाबदोश खतरनाक जाति थी। ये खानाबदोश जाति थी, जिस खानाबदोश जाति ने हिसार, गुड़गांव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हिसार गुड़गांव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और उसके ऊपर उसने अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने भंडानकों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए और 1182 के अंदर उसने आक्रमण किया और आक्रमण करके और इनको परास्त किया। तो भंडानकों से मुक्ति मिली, ये उसकी दूसरी सफलता है। भंडानकों के बाद में
महोबा विजय, महोबा विजय के नाम से उसकी प्रसिद्ध है, महोबा विजय। या आप इसको याद रखो, चौहान चंदेल संघर्ष, पृथ्वीराज चौहान का चंदेल वंश के राजाओं के साथ में संघर्ष, जिसमें महोबा का युद्ध हुआ, इसको महोबा विजय माना जाता है। कहते हैं कि एक बार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो सेना थी, ये दिल्ली की ओर लौट रही थी, किसी युद्ध में संघर्ष करके दिल्ली की ओर लौट रही थी। बीच में महोबा नाम की राजधानी आती है, चंदेल वंश के राजाओं की, और वहां चंदेल वंश का जो राजा था, जिसका नाम था परमदी देव चंदेल, ये परमदी देव चंदेल वहां का शासक था। महोबा बीच में आया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कुछ सैनिकों ने महोबा के अंदर ठहर करके विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक परमदीप देव चंदेल की सेना के कुछ सैनिक वहां आए और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैनिकों की हत्या कर दी। इस बात का पता लगा पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान महोबा के सैनिकों और महोबा के शासक परमदीप देव चंदेल के ऊपर उसने सेना सहित आक्रमण किया। आक्रमण करता कब है? ये भी 1182 ईस्वी की घटना है, ये याद रखना। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को कब जीता? 1182 में। 1182 में आक्रमण किया। परमदीप देव चंदेल को पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, वो सेना सहित आया है। परमदीप देव चंदेल घबरा गया और इसने अपने प्रसिद्ध दो सैनिक, एक का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था उद्दल, आल्हा और उद्दल नाम के दो सैनिकों को भेजा। दोनों सैनिक पृथ्वीराज चौहान के साथ में संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये दोनों शहीद हो गए और पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को जीत लिया। इस प्रकार से चंदेल शक्ति को परास्त कर दिया। सबसे पहले उसने अपने चाचा जो थे उसके विद्रोह को दबाया, फिर भंडारकों का दमन किया, उसके बाद में महोबा विजय, और अब देखो आगे और है ऐसा ही। तीसरा संकट पृथ्वीराज चौहान के सामने कौन सा आता है? चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष। चालुक्य वंश के शासक जो गुजरात के थे, गुजरात के चालुक्य वंश, और गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। वो ही भीम द्वितीय जिसने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की हत्या की थी। अब पृथ्वीराज चौहान के पिता की हत्या करने की वजह से भीमदेव जो सेकंड है उसके साथ में वह मनुष्य था अपने आप थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि भीम द्वितीय ने इसके पिता की हत्या की थी। और भीमदेव द्वितीय ने उसकी हत्या किसके लिए की? आबू का शासक जैतर सिंह था, उस जैतर सिंह की रानी पुत्री थी इच्छिनी कुमारी। क्या नाम था? इच्छिनी कुमारी। इस इच्छिनी कुमारी से भीमदेव विवाह करना चाहता था और इच्छिनी कुमारी भीमदेव के साथ विवाह करना नहीं चाहती थी। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान जो था, पृथ्वीराज चौहान ने इच्छिनी कुमारी के साथ में विवाह कर लिया। इसने इच्छिनी कुमारी के साथ में विवाह कर लिया तो भीमदेव ने और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष के दौरान भीमदेव को परास्त कर दिया। इस प्रकार से चौहान चालुक्य संघर्ष भी हो गया। अब देखो आगे चालुक्य शक्ति को परास्त करने के बाद में फिर उसके सामने और कौन से संकट आते हैं, आगे महत्वपूर्ण बात है उसकी। पृथ्वीराज चौहान के सामने आगे सबसे बड़ा संकट आता है चौहान गहड़वाल
संघर्ष, यहां ध्यान देने की बात है, चौहान गहेड़वाल संघर्ष। अब देखो यहां समझने की कोशिश करना क्या होता है, विस्तृत बताता हूं मैं। पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली का शासक था अनंगपाल तोमर। कौन था? अनंगपाल तोमर नाम का दिल्ली का शासक था। अनंगपाल तोमर जो है उसके दो पुत्रियां थी। एक पुत्री का विवाह है विजयपाल नामक कन्नौज का शासक था, उसके साथ में हुआ। अनंगपाल तोमर की दूसरी पुत्री का विवाह है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अजमेर के सोमेश्वर चौहान के साथ में हुआ, जिसका नाम कर्पूरी देवी, आपको मैंने पहले ही बताया है। इस कर्पूरी देवी और सोमेश्वर चौहान का पुत्री था कौन? पृथ्वीराज चौहान। इधर विजयपाल नामक जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक विजयपाल का बेटा था जयचंद गहेड़वाल। अब देखो जयचंद गहेड़वाल और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों आपस में क्या है? मौसेरे भाई हो गए। समझ गए ना बात आपको कि जयचंद गहेड़वाल और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों आपस में मौसेरे भाई हो गए। इधर दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर की कोई संतान नहीं थी। जो अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाना था और जयचंद गहेड़वाल का भी नाना था। अब अपने ननिहाल के अंदर अनंगपाल तोमर के कोई संतान नहीं हो, सिर्फ दो लड़कियां थी, उनका विवाह कर दिया। और इसके कोई संतान नहीं होने की वजह से अनंगपाल तोमर ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान जो है उसको गोद ले लिया और पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बना दिया। अब देखो पृथ्वीराज चौहान एक तरफ तो अजमेर का शासक है और दूसरी तरफ दिल्ली का शासक और बन गया। तो पृथ्वीराज चौहान दो रियासतों का शासक बन गया। ध्यान रखना, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था ये। मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के पतन होने के बाद में दिल्ली का शासन मुस्लिम शक्ति के हाथों में चला गया था। अब ये दोनों जगह का शासक बन गया। इधर जो जयचंद गहेड़वाल था ये भी दिल्ली का शासक बनने का सपना देख रहा था कि मैं भी दिल्ली का शासक बनूं, लेकिन अनंगपाल तोमर ने ज्येष्ठता के नियमों के आधार पर, और दोनों मौसेरे भाई थे, दोनों में उम्र में बड़ा पृथ्वीराज चौहान था। अनंगपाल तोमर की दोनों पुत्रियां जो थी उसमें कर्पूरी देवी बड़ी थी और विजयपाल को विवाहित थी वो छोटी थी। अतः ज्येष्ठता के नियम के अनुसार सबसे बड़ा जो होता है वो ही उत्तराधिकारी का बनेगा, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान को बना लिया। इधर जयचंद है ये भी शासक बनना चाहता था। ये दोनों के बीच में संघर्ष का कारण बन जाता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो, और सुनो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार इन दोनों के बीच में संघर्ष की एक वजह और है। वो वजह क्या है? आपको मैंने बता दिया जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों मौसेरे भाई थे। जयचंद जो है, जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। अब संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की वीरता, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध कौशल और उसके शासन को देखते हुए और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना चाहती थी। इधर कई इतिहासकार ऐसा भी हवाला दे रहे हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की पुत्री संयोगिता जो है इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलता था। संयोगिता है वो इनसे विवाह करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। जब जयचंद को इस बात का पता लगा तो जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह है किसी अन्य राजा के साथ करना चाहता था। संयोगिता को समझाया, संयोगिता इस बात को स्वीकार नहीं किया तो जयचंद ने क्या करता है, जयचंद
जयचंद ने स्वयंवर रचाया, संयोगिता का स्वयंवर रचाया। और स्वयंवर में क्या होता है, सभी राजा महाराजाओं को दरबार के अंदर बुलाया जाता है। दरबार के अंदर सभी राजा महाराजाओं को क्रमानुसार उसकी बैठक व्यवस्था की जाती है। और संयोगिता जो थी वो वरमाला लेकर के जाएगी और वरमाला लेकर के अपनी इच्छा से किसी अपना वर का चुनाव करेगी। अब जयचंद ने क्या किया, सभी राजा महाराजाओं को बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को नहीं बुलाया। कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को नहीं बुलाया और उसको बुलाया भी नहीं, और उसका अपमान करने के लिए अपने दरबार के आगे द्वारपाल की जगह है और उसकी लोहे की एक मूर्ति बना करके रख दी कि पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर और दिल्ली का जो शासक है वो तो मेरा द्वारपाल है, चौकीदार है। जब संयोगिता वरमाला लेकर आई तो उस पृथ्वीराज चौहान की जो लोहे की जो मूर्ति बनी हुई थी उस मूर्ति में वरमाला पहना दी, उसको मूर्ति में वरमाला पहना दी। इस बात की सूचना मिल जाती है किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तब पृथ्वीराज चौहान सेना सहित दल बल सहित गया और संयोगिता का अपहरण करके अपनी राजधानी में ले आया और उसके साथ में गंधर्व विवाह किया। इस प्रकार से चौहान और गहड़वाल वंश में संघर्ष की ये वजह है। कई पुस्तकों में, कई इतिहासकारों ने, कई लेखकों ने ऐसा भी बताया है कि जयचंद गहड़वाल ने ही अपनी सुरक्षा के लिए मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, हो सकता है। अब ये चौहान गहड़वाल संघर्ष की जानकारी है। आगे का जो संघर्ष की जो कहानी है वो आगे देखो, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा अपने को। पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष यहीं भी रुकता नहीं है। अब आगे है चौहान व तुर्क संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान का तुर्कों के साथ में संघर्ष। और वो तुर्कों के साथ संघर्ष में क्या होता है, पहले गजनी रियासत मजबूत थी। अफगानिस्तान के अंदर गजनी जो शक्तिशाली राजधानी थी, गजनी वंश के महमूद गजनवी वगैरह जो थे, उसके बाद में 1173 ईस्वी के अंदर और गौरी वंश वहां के शासक बनते हैं। और गौरी वंश में कौन आता है, मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी भी एक साम्राज्यवादी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। इधर पृथ्वीराज चौहान भी महत्वाकांक्षी शासक था। दोनों अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। दोनों की महत्वाकांक्षाएं दोनों को धीरे धीरे अपने पास में ले आती हैं। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत को जीत करके अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। लाहौर मुल्तान होते हुए कई बार भारत पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी में जैसे एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के अनुसार मोहम्मद गौरी ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। 7वां बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको परास्त किया। अर्थात हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार परास्त किया, जबकि सुजन चरित्र जो ग्रंथ है ये कहता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर 21 बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 21 बार परास्त किया। जबकि प्रबंध कोश जो ग्रंथ है वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने भारत के ऊपर 23 बार आक्रमण किया और 23 बार मोहम्मद गौरी ने उसको परास्त किया। मोहम्मद गौरी परास्त हुआ। लेकिन हो सकता है ये छोटे बड़े कोई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी जो है ये 1191 ईस्वी के अंदर
और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मोहम्मद गौरी है ये लाहौर मुल्तान होता हुआ और भारत के पंजाब प्रांत जो है पंजाब प्रांत में आ गया और पंजाब प्रांत में आकर के बठिंडा के ऊपर कब्जा कर लिया। बठिंडा पर कब्जा कर लिया और बठिंडा को कब्जा करके और मोहम्मद गौरी ने बठिंडा की रियासत और एक जियाउद्दीन पठान नाम का एक शासक था, उस जियाउद्दीन पठान को बठिंडा सौंप दिया, जबकि बठिंडा के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। तब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी इन दोनों के बीच में संघर्ष होना तय था। तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को चुनौती दी और मोहम्मद गौरी बठिंडा को कब्जे में करता हुआ हरियाणा के अंदर आगे बढ़ गया और आगे कहां तक बढ़ जाता है, हरियाणा के करनाल जिले में और तराइन का मैदान है। तराइन का मैदान इतिहास प्रसिद्ध जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, वो तराइन का मैदान हरियाणा के करनाल जिले में है। यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पर पहुंच गया। इधर से पृथ्वीराज चौहान जो था, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से छोटी सी सेना लेकर के पहुंच गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली भी राजधानी थी, पृथ्वीराज चौहान की अजमेर भी राजधानी थी, दोनों जगह राजधानी थी। इसने दिल्ली के अंदर गोविंदराज नामक था सेनापति, इस गोविंदराज के साथ में और छोटी सी सेना लेकर के और ये तराइन के मैदान के अंदर पहुंच गया। अब मोहम्मद गौरी की सेना बड़ी थी, इसकी सेना छोटी थी, लेकिन अचानक कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने एक भाले का वार किया, जो भाला गोविंदराज के मुंह पर लगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी के ऊपर ऐसा वार किया कि गौरी की बुरी तरह घायल हो गया और मोहम्मद गौरी की अपमानजनक हार हो गई। कहते हैं तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर 1191 के अंदर मोहम्मद गौरी की अपमानजनक हार हो गई और मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान से अपनी जान बचा करके भाग गया और पृथ्वीराज चौहान की सेना विजय की खुशी के अंदर और मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा नहीं किया। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी की भागती हुई सेना का पृथ्वीराज चौहान ने पीछा नहीं किया। ये सबसे बड़ी भूल थी पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन यह भी कहा जाता है कि राजपूत राजा क्षत्रिय कभी निहत्थे के ऊपर वार नहीं करते, पीठ दिखाकर भागने वाले के पीछे से वार नहीं करते। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने इसका पीछा नहीं किया और मोहम्मद गौरी चला गया और अपनी अपमानजनक हार का बदला लेने के लिए अपनी पुनः सेना संगठित करने में लग गया। इसके ठीक एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जो द्वितीय युद्ध हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सुंदर दास्तान है, उसके बहुत ही रोमांटिक उसकी कथा है। आप कक्षाओं में यूं ही बने रहें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम और प्रोत्साहित होते रहें और आपके साथ कक्षाओं में यूं ही जुड़े रहें। तब तक नमस्कार।